गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग 12th क्लास के लिए कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देखा है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर कैश फ्लो में अगर कोई दम है, जिसमें पावर है, वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। अभी तक जितना भी आपने ट्रेडिंग पीएल अकाउंट्स पढ़ा था, अगर उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। चलिए इस टॉपिक को पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरुआत करते हैं, राइट। चलिए अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हमने किया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या किया अभी तक किया हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। यही हमने किया है अभी तक। चलिए अब इसी कड़ी में अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारे को आज जो करना है सॉरी, वो करना है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए अगर हम बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो अभी तक जितना भी दो मेथड हमने किया उसमें एक सिंपल मेथड था, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने दो मेथड प्रिस्क्राइब किए हैं। इसमें पहला का नाम है डायरेक्ट मेथड, राइट, एंड सेकेंड का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मेथड जो है डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट का मतलब सीधा सीधा, है ना, और इनडायरेक्ट का मतलब ही है कि उल्टा सुल्टा। अब सिंपल सा बात है, अगर आप देखोगे बेसिक नॉलेज की तरफ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम बेसिकली निकाल क्या रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रिपेयर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, यही प्रिपेयर किया। इसको जब हमने प्रिपेयर किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, नेट प्रॉफिट। क्या रिजल्ट आया मेरे पास, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट है, क्या ये कोई जरूरत है, अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट 1 CR है, 1 करोड़ है, तो क्या कोई जरूरत है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया आया ही होगा? आंसर इज नो, बिकॉज ये जो पीएल अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है, आपने एक्रूवल सिस्टम पे मेंटेन किया है, राइट। एक्रूवल सिस्टम क्या है? एक्रूवल सिस्टम कुछ और नहीं है, वो सिंपली यही बात कहता है कि आपका चाहे पैसा आया हो या नहीं आया हो, आप लिखिए। बिकॉज लीगल लॉ रिक्वायर्ड करता है कि आवर बुक्स ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर अंडर एक्रूवल सिस्टम ओनली, कैश सिस्टम अलाउ नहीं करता। लेकिन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे? अरे भैया 1 करोड़ रुपया कमा तो लिया, लेकिन गल्ले में है ही नहीं, पैसा गया तो गया कहाँ? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका जितना भी सेल हो वो सारा का सारा क्रेडिट सेल हो, आपने उधार ही बेच दिया है सारा सामान। तो जब उधार बेच दिया, प्रॉफिट तो दिखा रहा है, आपके पास परचेज था 2 करोड़ का, आपने 3 करोड़ में बेच दिया, 1 करोड़ प्रॉफिट, बहुत खुश हुआ, मोगम्बे बहुत खुश हुआ, लेकिन गले में पैसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सेल्स है क्रेडिट पे, राइट। तो वी हैव टू रिक्वायर्ड टू नो हाउ मच कैश फ्लो इन द बिजनेस इज कमिंग, राइट। तो इसी सिस्टम को एनालाइज करना है। अब रहा बात, दो सिस्टम हमने या दो हेडिंग हमने अलग से किया था, जिसमें था एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में हम क्या एनालाइज कर रहे थे, जो भी मेरा फिक्स एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है, उससे मेरा क्या पैसा आया गया। फाइनेंसिंग में हमने ये एनालाइज किया, हमने कहां कहां से फंड रेज किए और उसको कैसे पे किया, उस पर क्या ब्याज पे किया, क्या डिविडेंड पे किया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ गए, इसका मतलब ही है सिंपल सा बात ये कि हम यहाँ पे ये एनालाइज करने वाले हैं कि जो हमारा मेन लाइन ऑफ ऑपरेशन है, मेन लाइन ऑफ ऑपरेशन यानी कि जिसमें हम धंधा करते हैं या जिसमें हम बिजनेस करते हैं, उससे मेरा कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या बन रहा है,
राइट। तो सिंपल सा बात है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करने का मतलब ही है, बिकॉज हम जितना भी ये सारा काम कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कर रहे हैं, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दो मेथड प्रिस्क्राइब करता है, एक तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। और उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि कुछ लोग जो हैं या जिनको हम बताएंगे उनको इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। बाकी लोग जैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो करेंगे, लेकिन कंपनी फॉर्म को, जो भी कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, दे मस्ट हैव टू फॉलो इनडायरेक्ट मेथड, राइट। तो हमको जानकारी रखना पड़ेगा, जैसे ही क्वेश्चंस लिखेगा कि अगर ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि यू हैव टू फॉलो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। बट अगर आपका क्वेश्चन बोलता है कि फलाना प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, तो यू मस्ट हैव टू फॉलो इनडायरेक्ट मेथड, राइट। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है वो देख लीजिए। अगर हम बात करें ट्रेडिंग पीएल से ही उठा के चले, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि आपको सीधे सीधे काम करना है, सीधा सीधा चलना है। अच्छा जी, कैसे? अच्छा, हमारे पास सेल्स कितना हुआ, तो सेल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाँ जी, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल, है ना। तो जो क्रेडिट वाला है उसको छोड़ देंगे, कैश सेल्स। हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो इसमें लिखेंगे अच्छा कैश सेल्स सो मच, कैश परचेज सो मच, लेस कर देंगे, है ना। कैश एक्सपेंसेस पेड सो मच, लेस कर देंगे, है ना। पिछले साल का जो उधार था उससे पैसा आया होगा तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, राइट। हमने पिछले साल का जो क्रेडिटर्स होगा उसको पे किया होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये सब काम करोगे, आपका जो नेट रिजल्ट आएगा वही आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा अंडर डायरेक्ट मेथड। सीधा ऊपर से नीचे, जहां जहां से पैसा आया है, जहां जहां से पैसा आया है उसको बस लिखिए, जहां जहां से पैसा ना आया ना गया उसको छोड़ दीजिए। ये मेथड है साहब डायरेक्ट मेथड, सिंपल एंड इजी। लेकिन जब भी अगर बात करें हम, तो कैश फ्लो का मतलब ही होता है बाय डिफॉल्ट या मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो कुछ और नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड्स में हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं कस के कान नेट प्रॉफिट का, राइट। अच्छा, मेरे पास इतना का नेट प्रॉफिट है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं। पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी ऐड हुआ होगा, लेस हुआ होगा। क्या डेप्रिसिएशन पे कोई पैसा जाता है? अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो क्या उस पे पैसा दे दिया जाता है डेप्रिसिएशन पे? आंसर इज नो। तो इस पे पैसा नहीं गया होगा, तो हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट उठाते हैं और उसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं हम नॉन कैश आइटम को, लेस करते हैं नॉन कैश आइटम को, राइट। अगर डेबिट हुआ है उसको ऐड कर देंगे, जो क्रेडिट हुआ होगा उसको लेस कर। इसके साथ साथ हम फिर से एडजस्टमेंट करते हैं प्लस माइनस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का भी। नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या है? आपके पीएल अकाउंट में डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, क्रेडिट हुआ है, अब इसको जोड़ के ही नेट प्रॉफिट आया होगा। सिंपल सा बात है। तो हम क्या करें, क्योंकि ये डिविडेंड और रेंट जो है हमने पढ़ा, इसको हम लोग को इन्वेस्टिंग में लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग में आप लेते हो तो फिर ऑपरेटिंग में नहीं रहेगा, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, राइट। तो सिंपल सा ये सारा काम इसमें हमको करना पड़ता है। अब क्या है, इसका फॉर्मेट थोड़ा लंबा है। हम क्या करते हैं, आपके बुक का जो फॉर्मेट है उसी से हम आपको इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए सिंपल सा, ये वर्ड जो यूज किया गया है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्स वाई जेड लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। और देखिए ये लिमिटेड है, वर्ड यूज किया तो यहाँ पे क्या किया, मेथड जो आपको दिया, सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, जो कि रिवाइज भी होते रहते हैं बीच बीच में, राइट। ठीक है, न्यू स्क्रीन दिख रहा है, एक बार मुझे कंफर्म करें। यस सर।
यस, चलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकालने के लिए हमारे को बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वर्किंग नोट में इसको बनाया गया है। यानी कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है। आपको जब भी आप प्रॉफिट उठा के लेके आओगे यहाँ पे, तब आपको लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे निकलेगा? वर्किंग नोट नंबर 1 में होल्ड करते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमको आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट वो लिखा गया। एडजस्टमेंट में देखिए बहुत ध्यान से, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, ये कौन से आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आपके एंटर्ड हो चुके हैं, और वो दो हो सकते हैं, या तो नॉन कैश आइटम, ऐसे आइटम जिसपे कैश गया आया ही नहीं, या वैसे आइटम में भी हो सकता है कैश गया भी हो या नहीं भी गया हो, लेकिन वो ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन से नहीं होंगे? इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है, इंटरेस्ट आपने पे किया है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, उसका एडजस्टमेंट करिए। चलिए, तो क्या क्या एडजस्टमेंट होगा? पहला डेप्रिसिएशन, ये जो है ये कौन सा आइटम है? अगर हम बात करें इसको, हम अगर बाइफरकेट करके इसको अलग से कर देना चाहिए था, हम इसको लिखते हैं नॉन कैश आइटम, नॉन कैश, एनसीआई, राइट, एनसीआई। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर रिटेन ऑफ, तो राइट ऑफ कर रहे हो एक्सपेंडिचर को, ये भी नॉन कैश आइटम है। गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एमोटाइज, ये भी नॉन कैश आइटम है। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट आपने पे किया है, कहां जाएगा? ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ये कहां पे जाएगा? ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। याद आ रहा है? यस और नो? थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी करें आप। इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ है पीएल अकाउंट में, उसको हमको कहां पे जाके दिखाना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ पे तो क्या हुआ होगा? पीएल अकाउंट में डेबिट हुआ है तो लेस हुआ होगा, तो एड बैक हमको करना पड़ेगा, राइट। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, जो भी आपने लोन लिया उस पर जो ब्याज दिया है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, जो कि आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, यहां से हटा के, राइट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स पे आपका लॉस हुआ, जाहिर सी बात है, ये आपका कौन सा आइटम है? नॉन कैश आइटम भी बोल सकते हो या नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी बोल सकते हो। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने डाउटफुल डेट्स का प्रोविजंस किया है, वो सारे, ठीक है। तो ये सारे आपको आइटम ऐड कर लेने हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? इंटरेस्ट इनकम, लेस वाला आइटम को अब एक जगह करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। इंटरेस्ट आइटम, एक सेकेंड, हाँ जी, थोड़ा सा स्क्रीन मैंने बड़ा किया है ताकि और विजुअलिटी आए आपको, थोड़ा सा छोटा ही कर लिया जाए। चलिए, इंटरेस्ट आइटम, राइट, इंटरेस्ट आइटम यानी कि इंटरेस्ट इनकम, ये कौन सा आइटम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये कहां पे जाके ऐड होगा? प्लस होगा फाइनेंसिंग, सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट। डिविडेंड सेम टू सेम, रेंटल सेम टू सेम, गेन एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी सेम टू सेम, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल, राइट। इतना जब काम करोगे, यानी कि आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने एडजस्ट कर दिया नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, राइट। अब देखिए नेट प्रॉफिट आपने उठाया है, सेल्स जो आपका क्रेडिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो सेल्स कौन कौन सा हो सकता है? वो कैश वाला भी हो सकता है और नॉन कैश वाला भी हो सकता है कि नहीं है? अब क्या पता उसमें से कितना डेटर्स आया नहीं आया, राइट। तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, यानी कि आपके जो भी करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है,
उसको जब एडजस्ट करोगे तो भी आपका कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आएगा। एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज दैट डेटर्स ही हैं आपके बैलेंस शीट में, डेटर्स है ना। पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में आपके पास डेटर्स थे 1 लाख, और करंट ईयर में आपके डेटर्स है मान लेते हैं 80,000। क्या मतलब हो निकल के आ रहा है? हाँ जी बताइए, थोड़ा सा आप ही एनालाइज किए। इस लैंग्वेज को लिखने से क्या पता चल रहा है? प्रीवियस ईयर मेरा डेटर्स का बैलेंस था 1 लाख, करंट ईयर में मेरा डेटर्स का बैलेंस है 80,000। क्या मतलब निकालूं मैं इसका? क्या मतलब निकालूं? ये मतलब निकालूं कि इस साल मेरा डेटर्स से पैसा आ गया। यानी कि अगर हम डेटर्स की बात करें तो डेटर्स जो मेरा प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे करंट ईयर में, 1 लाख से 80,000 कम है, यानी कि माइनस हुआ है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डिक्रीज इन डेटर्स, राइट। और आपको यस मालूम है, सर। आपने रेशियो एनालिसिस का चैप्टर भी किया हुआ है, डेटर्स इज कैटेगराइज अंडर करंट एसेट्स, राइट। तो डिक्रीज इन डेटर्स हुआ तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरे पास कैश का इनफ्लो आ रहा है, तो इनफ्लो को हम प्लस से डिनोट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम यस। एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि हमारा जितने भी करंट एसेट्स हैं, अगर उसमें डिक्रीज होगा तो मेरा कैश का इनफ्लो होगा, तो हम उसको ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, आपको भी बड़ा चोट करेगा, इसीलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कराया। जब भी कभी कंफ्यूजन हो, ये पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। और यूट्यूब पे जो भी वीडियो देख रहे हैं, या आप भी अगर जरूरत लगे तो इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि क्लास एंड होने के तुरंत बाद आपके यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहता है, मुझे मेरे को काफी कम मेहनत करना पड़ता है, आप वहां से भी गेन कर लेंगे, राइट। तो क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जहां पे वर्ड आएगा, करंट एसेट्स में डेटर्स भी हो सकते हैं, आपके स्टॉक भी हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी फलाना ढिकाना, जो भी करंट एसेट्स के अंदर कैटेगराइज होते हैं, अगर उनके वैल्यू में प्रीवियस ईयर से इस ईयर में कमी हुआ, उसको आप प्लस कर लेंगे। मैंने रीजन बता दिया आपको करके, राइट। साथ ही साथ आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटी में अगर इंक्रीज होगा तो ऐड होगा। क्यों? अब देखिए, करंट लायबिलिटी अगर लेते हैं, मान लेते क्रेडिटर्स है, प्रीवियस ईयर में 80,000 का क्रेडिटर्स था, और करंट ईयर में आपका 1 लाख का क्रेडिटर्स है, मतलब और भी आपको उधारी मिल गया, यानी कि आपका पे कैश का इनफ्लो बढ़ा। आपको जो परचेज में जो डेबिट किया है, तो डेबिट किया है तो पूरा का पूरा अमाउंट किया है, उसका रिजल्ट जो आया है नेट प्रॉफिट में वो घट के आया है। लेकिन हमने तो पैसा दिया ही नहीं, क्योंकि 80,000 का पहले कर्ज था, अब 1 लाख का हो गया, यानी कि प्लस हो गया 20,000। तो करंट लायबिलिटी में क्या करोगे आप? जब इंक्रीज होगा तो ऐड करना। बहुत ध्यान से अब समरी में बता देता हूं आपको क्या करना है। सिंपल सा, अगर आपका डिक्रीज होगा, करंट एसेट्स में डिक्रीज होगा तो ऐड करना। अब करंट एसेट्स को जब डिक्रीज को ऐड करोगे तो करंट एसेट्स का उल्टा होता है करंट लायबिलिटी, तो उसको इंक्रीज को आप ऐड कर, और फिर इसका उल्टा लेस वाले में, यहां पे डिक्रीज को आपने ऐड किया है करंट एसेट्स में, अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स अगर हुआ उसको लेस कर देना। यहां पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड किया है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आप लेस कर देना, राइट। ठीक है जी। चलिए, अब उसके बाद जो आएगा वो आएगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। उसके बाद जो भी आपने इनकम टैक्स पे किया है, अब आप बोलोगे सर इसको अलग से दिखाने की क्या जरूरत है? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का रिक्वायरमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वांट्स टू नो दैट हाउ मच टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ताकि गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग हो कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, जो बन के तैयार हो रहा है, उससे सरकार को ये पता चाहिए कि आपने प्रोविजन कितना किया था और इस साल में टैक्स कितना पे किया। फेस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आपको दिखना चाहिए। कैसे दिखता है? अगर आप बात करें प्रैक्टिकल की, तो आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो जाके देख सकते हो एमसीए पोर्टल पे, राइट। अगर आप बात करें तो हम आपको व्यू भी करा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है www.mca.gov.in। न्यू स्क्रीन दिख रहा है आपको मैं जो टाइप कर रहा हूँ? यस और नो थोड़ा सा बताएंगे यस मुझे। सर। ठीक है।
तो ये Yes. आपको ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, राइट। तो कंपनी का जो भी डेटा है एमसीएस सर्विसेज पे, आपको 100 रुपीज का चालान लेके आप उस कंपनी के डेटा को व्यू कर सकते हैं, राइट। उसके सारे बैलेंस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, और कंपनी का बैलेंस शीट जब बनता है तो पीएल और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई भी कंपनी, अगर देखो हम एक कंपनी को व्यू करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं रिलायंस का ही नाम यहाँ पे लेते हैं, बड़ी कंपनी है रिलायंस। रिलायंस अगर टाइप करके सर्च करोगे तो बहुत सारी कंपनियां आएगी, मान लेते हैं रिलायंस 4 एयर जो भी है। यहाँ पे कैपेचे कोड डालिए WORTUCK, देखते हैं एक बार सही कैपेचे कोड पकड़ा कि नहीं। नहीं पकड़ रहा है, राइट। चलिए, कभी कभी एरर आ जाता है, तो यहाँ से थोड़ा सा नेटवर्किंग का प्रॉब्लम चल रहा है इसमें, ये साइट को ब्लॉक कर देता है। चलिए डन कर देते हैं इसको फिर से। चलिए, तो ऐसा करके वहां पे लीगल रिक्वायरमेंट में हम, मेरे पर्पस क्या था बताने का, कि जब भी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट अपलोड होता है वेबसाइट पे, मैंडेटरी है, तो साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जरूरी होता है उस पर डालना। अब बिल्कुल आप देखोगे, प्रैक्टिकली डाउनलोड करके देखना कभी, क्योंकि पैसे लगेंगे उसके लिए, तो पैसे लगाना नहीं है तो मैं आपको दिखाऊंगा कल के लेक्चर में कि आपका किसी कंपनी का उसका नेम को हटा के, जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, तो उसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम जरूर डालते हैं, राइट। तो टैक्स का पर्पस यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट जानना चाहती है कि टैक्स कितना अमाउंट आपने पे किया ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो ये सारा सिस्टम है आपका। तो एक बार फटाफट अगर हम बात करें, क्या उठाएंगे, सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, उसमें हम एडजस्ट करेंगे नन कैश आइटम एंड नन ऑपरेटिंग आइटम का। तो उसको करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे, फिर इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट जो निकल के आएगा वो आएगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेशन। फिर उसमें से इनकम टैक्स जो हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा नेट कैश यूज, नेट कैश फ्रॉम, अगर प्लस में आया तो, अगर माइनस में आया तो यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाकी बी वाला पॉइंट आपको मैंने ये सारा करवाया था अलग से, ये साथ ही साथ सब बनते हैं, है ना। सी नंबर पॉइंट फाइनेंसिंग भी आपको मैंने करवाया था, तब जाके कहीं ये आपका सारा का सारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी यहाँ पे आएगा। और सबसे कमाल का बात, आपके बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है, ये जो रिजल्ट आएगा उसमें से क्या करोगे, ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। ये जो आया ए बी सी में, ये जो फिगर आया, इसमें आप ऐड करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आपके वो क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए, जो कैश बैंक है आपका बैलेंस शीट में क्लोजिंग के बराबर आए, तभी आप कह सकते हो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपका सही है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैंने जानबूझ के बोला अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, बिकॉज आप ऐसा कोई आइटम जो कि ऑपरेटिंग में जाना था आपने फाइनेंसिंग में डाल दिया, तो आंसर तो मैच कर ही जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा आंसर उसका, राइट। ठीक है जी। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक जो वर्किंग नोट में दिया गया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लेना है, यहाँ पे आप अगर आप देखोगे ध्यान से, जो मैंने अभी होल्ड किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था और लिखा हुआ था यहाँ पे सी वर्किंग नोट नंबर 1। आपको भी वर्किंग नोट ही करने पड़ेंगे, और वर्किंग नोट में आपको क्या दिखाना है, देखिए प्रॉफिट जो है इस साल का कैसे निकालोगे, ये वर्किंग नोट आपको दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन, जो भी आपका इस साल का नेट प्रॉफिट हुआ है, एप्रोप्रिएशन वर्ड समझते हो, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकाल के रिजर्व में रख देना, या कहीं ना कहीं उसको प्रोविजंस कर देना, वही आपका एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। उसको भी ऐड बैक करोगे, क्यों, बिकॉज उसमें भी कोई पैसा नहीं जाता है ना। आपने नेट प्रॉफिट 100 रुपया कमाया, उसमें से 20 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो बस पॉकेट ही तो बदला है, अमाउंट थोड़ी गया है, राइट। तो ये कहता है ट्रांसफर टू रिजर्व,
को ऐड कर देना। ऑल ट्रांसफर रिजर्व फ्रॉम बैलेंस शीट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने कोई डिविडेंड प्रपोज किया है उसको ऐड कर देना, कल भी डिस्कस हुआ था प्रपोज डिविडेंड का। आपने कोई एंटरिम डिविडेंड पेड या प्रपोज किया है उसको ऐड कर देना। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने जो बनाया है इस साल में, जो प्रोविजन आपने किया है उसको भी ऐड कर देना। अगर कोई रिफंड आया हो टैक्स का उसको आप लेस करके, ये जो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका निकल, राइट। यहाँ पे आपको वार्निंग भी दिया हुआ है कि आपको अमाउंट्स जो ब्रैकेट में है वो यह बता रहा है कि आपका वो निगेटिव फिगर है, राइट जी। तो मैंने आज थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल इसका कोशिश किया करने का। अब आप थोड़ा सा बैक में आ जाएंगे, आप घर पे थोड़ा सा इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके स्टार्ट करिए। आप जो दिक्कत होगा, क्योंकि आज काफी हेवी क्लास हो गया, कोई दिक्कत होगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कल हम लोग देखेंगे इस पे। उससे पहले आप एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, और ये जो फॉर्मेट है आप कोशिश करिएगा सिंपल सा वर्ड या सिंपल सी भाषा में समझे, तो इस फॉर्मेट को आप 3 बार बस देख के रजिस्टर पे टेप लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ताकि लिखने से आपको दिमाग में थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाए, राइट। ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। ठीक है जी, चलिए, अगर काफी लग रहा है तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।